गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कारक को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। हमने कारक के 8 भेद देखे थे। अब सबसे पहला जो कारक है वो है कर्ता कारक। कर्ता का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो व्याकरण की दृष्टि से देखें तो किसी क्रिया को करने वाला या कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह हमने देखा था ने होता है। अब इस ने में विशेष ध्यान दें। पहले एक बार क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने होता है। अब ध्यान दें, ने का प्रयोग हमेशा सकर्मक क्रिया, यानी जहाँ भी हमने देखा कि ने आ रहा है वहाँ हम तुरंत भर सकते हैं। कौन सी क्रिया होगी? वहाँ हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। काल कौन सा होगा? भूतकाल होगा तथा वाच्य कर्तृवाच्य होगा। जो 10th क्लास में एक टॉपिक चलता है वाच्य, जिसमें हम 3 भेद पढ़ते हैं वाच्य के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसमें जहाँ भी ने देखेंगे तुरंत उसको उस वाच्य में कौन सा भेद होगा? कर्तृवाच्य होगा। इसके उदाहरण देखते हैं। कर्ता कारक के राधा ने नृत्य किया, यानी ये ने तो विभक्ति चिन्ह है और यहाँ पर कारक कौन है? राधा। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि हम जितने भी कारक देखते हैं वो या तो संज्ञा होंगी या सर्वनाम होंगे। यानी ये कारक जो भी कारक होंगे वो हमेशा संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। जैसे अब ने तो यहाँ विभक्ति चिन्ह, यहाँ पर राधा क्या है? कारक है। तो यहाँ कौन सा कारक हो गया? राधा कर्ता कारक हो गया। तो देखें आगे, श्याम ने पुस्तक लिखी, तो यहाँ पर श्याम यहाँ पर कर्ता कारक हो गया, यानी किसी कार्य को करने वाला हो गया। तो इसमें अब देखो, इसमें देखो राधा ने नृत्य किया यानी पूर्ण भूतकाल हो गया। श्याम ने पुस्तक लिखी, पूर्ण भूतकाल हो गया। वैभव ने गीत गाया होता तो बड़ा आनंद आया होता। अब यहाँ पर हेतु मद भूत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये किसी कारण पर आधारित है, इसलिए हेतु का मतलब कारण होता है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी होगी। अब यहाँ पर सभी में देखो सकर्मक क्रिया है। क्या का जो आंसर मिलता है वो कर्म होता है, और कर्म जहाँ भी उपस्थित होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तो नृत्य, पुस्तक ये कर्म है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी होगी, ये भी काल कौन सा है? भूतकाल। वाच्य इसमें परमानेंट मतलब कर्तृवाच्य होगा। जहाँ भी इसमें हमने देखा है कि ने आ रहा है वहाँ कर्तृवाच्य होगा। अब देखो, सभी कारक या तो संज्ञा होते हैं या सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम अपना, अपनी, अपने, जो मैंने बताया था कर्ता कारक में भी ने होता है और संबंध में भी ने आता है, ना, ने, नीन। तो ने का प्रयोग कहाँ कब कैसे होता है इसमें बताया मैंने। निजवाचक सर्वनाम में आप आता है, आप, तुम, मतलब आप स्वयं के लिए आता है, तो नीचे तुम नहीं आएगा, आप स्वयं के लिए आता है। तो आप में देखो, आपका हम कैसे रूप बना सकते हैं? ना, अपना, अपनी और अपने के अलावा, निजवाचक सर्वनाम के अलावा किसी भी संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ ने का प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ कर्ता कारक होगा। यानी अपना, अपनी, अपने के अलावा जहाँ भी ने का प्रयोग किया जाएगा वहाँ कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। अब इसमें कर्ता कारक हो गया, ठीक है। जैसे अब ये है अपना पर्स संभाल कर रखो। अब इसमें जैसे ये आ गया, ना आ गया। अब यहाँ पर भी अपने पर्सों को या अपने कुछ भी बैगों को संभाल कर रखो। अगर ये वाक्य ऐसा होता तो भी यहाँ ने आने के बाद में कौन सा होता? वो संबंधवाचक कारक होता है, संबंधवाचक कारक होता। तो ठीक है, जहाँ भी निजवाचक सर्वनाम के साथ जहाँ भी ना, ने, नहीं लगेगा वहाँ हमेशा कौन सा कारक होगा? वहाँ हमेशा संबंधवाचक कारक होगा। उसके अलावा ने किसी के भी साथ लगे वो हमेशा कर्ता कारक में गिना जाएगा। अब सेकंड जो अपना है कारक है कर्म कारक, यानी कर्म क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, कर्म, यानी इसका हमेशा आंसर मतलब क्या से अगर प्रश्न करेंगे, इससे कौन से अगर प्रश्न करेंगे तो हमेशा कर्ता, आंसर जो आएगा वो हमेशा कर्ता होगा। और क्या से प्रश्न करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो भी शब्द हमें मिलेगा क्या का आंसर मतलब क्या से प्रश्न करने पर वो हमेशा कर्म होगा। कई बार कर्म में को विभक्ति चिन्ह नहीं दिया होता है तो हम क्या लगाकर अगर प्रश्न पूछते हैं, अगर उसका आंसर आ जाता है तो वो वहाँ पर कर्म कारक
होगा। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी क्रिया का फल किसके ऊपर डिपेंड, यानी क्रिया किसके ऊपर डिपेंड है, क्रिया किसके आधार पर कार्य कर रही है। तो इस कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को है। कर्म कारक में को का प्रयोग होता है, यानी जो कर्म कारक है इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को है। तो कर्म कारक में को का प्रयोग विशेष रूप से सजीव कर्म के साथ होता है। प्राय लगभग अधिकतर सजीव कर्मों के साथ ही इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसके कुछ ऐसे उदाहरण भी है जहाँ निर्जीव कर्मों के साथ भी कर्म कारक का प्रयोग होता है, वो देखेंगे अपन। आगे देखते हैं। राधा ने नौकर को बुलाया, यहाँ पर कर्म कौन सा है, यहाँ पर अगर जैसे नौकर है तो नौकर यहाँ पर सजीव हो गया, तो सजीव के साथ को लग रहा है, सजीव कर्म हो गया। दुकानदार ने चोर को पकड़ा, चोर यहाँ पर सजीव हो गया और को विभक्ति चिन्ह आ रहा है, को विभक्ति चिन्ह आ रहा है, उसके साथ में सजीव कर्म आ रहा है। किसको पकड़ा, क्या और किसको। जब हम कोई भी कर्म ढूंढना होता है तो क्या वह किसको से ढूंढते हैं। हमने वहाँ हरिणों को देखा, किसको देखा, हरिणों को देखा, तो यहाँ पर सजीव कर्म है। आगे अब देखते हैं जहाँ पर को निर्जीव कर्मों के साथ कैसे लगता है, कहाँ प्रयोग होता है, वो है आज्ञा सूचक शब्दों में तथा क्रिया पर बल देते समय निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। यानी जब भी कोई आज्ञा देंगे हम ऐसे शब्दों में जिसमें आज्ञा प्रकट हो रही है, वहाँ को लगाएंगे निर्जीव कर्मों के साथ, वहाँ निर्जीव कर्म के साथ को लगाएंगे। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, आज्ञा दे रहे हैं हम पुस्तक को मत फाड़ो, तो यहाँ ये कर्म कौन सा हो गया, निर्जीव कर्म हो गया। कुर्सी को मत तोड़ो, ठीक है, तो यहाँ निर्जीव कर्म हो गया। तो आज्ञा सूचक शब्दों में ये दोनों जो वाक्य हैं आज्ञा सूचक शब्दों के तथा क्रिया पर बल देते समय, अब कोई भी कार्य है उस पर बल दे रहे हैं तो भी वहाँ भी निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग करते हैं। जैसे मिस्त्री ने मशीन को ध्यान से देखा, अब ध्यान से देखने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर हम क्रिया पर विशेष जोर दे रहे हैं। तो किसको देखा, मशीन को देखा, तो ये कर्म कौन सा हो गया, निर्जीव कर्म हो गया। वह पेड़ को कसकर पकड़े रहा, अब यहाँ पकड़े रहा, कसकर पकड़े रहा, यानी क्रिया कर रहा है, तो क्रिया पर बल हम दे रहे हैं, तो पेड़ को किसको पकड़ कर खड़ा रहा, पेड़ को, तो यहाँ पर निर्जीव कर्म के साथ लग रहा है। सकर्मक क्रिया, अब देखो क्रिया सकर्मक मतलब अकर्मक और सकर्मक क्रिया दो प्रकार की क्रिया होती है। उसमें सकर्मक क्रिया को भी हम दो और भेद कर दे जाते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक में जहाँ एक कर्म होता है, द्विकर्मक में जहाँ दो कर्म होते हैं। तो उसमें दो कर्म होते हैं, दो कर्म कौन कौन से होते हैं, एक तो गौण कर्म होता है, एक होता है मुख्य कर्म। तो जो क्या का आंसर मिल जाएगा वो तो मुख्य कर्म होता है, जो क्या का आंसर मिल जाएगा वो तो प्रधान कर्म कह सकते हैं, मुख्य कर्म कह सकते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मैंने मित्र को मिठाई खिलाई, क्या खिलाई, मिठाई, ये तो मुख्य या प्रधान कर्म है। लेकिन यहाँ गौण कर्म क्या है, मित्र, तो हमें ये तो सजीव हो गया, तो इसके साथ गौण कर्म के साथ भी हमेशा को का प्रयोग होता है। पिता ने पुत्र को 50 रुपये दिए, क्या दिए, 50 रुपये क्या दिए, तो यहाँ ये गौण कर्म है, मतलब मुख्य कर्म है, और यहाँ पर पुत्र क्या है, गौण कर्म है। तो गौण कर्म के साथ सकर्मक क्रिया में को का प्रयोग अवश्य होता है। अब और देखते हैं कुछ चीज़ें और है जिसके साथ भी को का प्रयोग होता है। जैसे कोई समय और दिशा का बोध कराने के लिए भी को का प्रयोग किया जाता है, समय और दिशा का बोध कराने के लिए भी को का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे वह रात को घर चला गया, तो यहाँ पर समय बता रहे हैं, रात को घर चला गया, तो वहाँ समय का बोध करा रहे हैं। हालांकि इतना डीपली हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि इनमें से ही अपने को प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आते, लेकिन फिर भी बता देता हूँ थोड़ी सी जानकारी के लिए। समय और दिशा का बोध कराने के लिए भी किसका कर्म कारक का प्रयोग करते हैं और को का प्रयोग करते हैं। जैसे वह रात को घर चला गया, छात्र रविवार को आगरा जाएंगे, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, और वह रात को घर चला गया, यहाँ भी समय बता रहे हैं। तो समय और दिशा का बोध कराने के लिए भी प्रयोग
किसका प्रयोग होता है, को का प्रयोग होता है। ठीक है। अब कोई अपने मानसिक आवेग जैसे क्रोध है, भूख है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, शर्म है, इनको प्रकट करने के लिए भी को का प्रयोग करते। जैसे है उसको बहुत क्रोध आया, यहाँ पर सर्वनाम के साथ प्रयुक्त किया हमने, उसको बहुत क्रोध आया। गोपियों को बड़ा दुख हुआ, यानी दुख है, और ये क्या है, अपने मानसिक आवेग है, अपने संवेग है, अपने इमोशन है। तो इनको जब प्रकट करते हैं तब भी इनको साथ कर्ता के साथ को का प्रयोग करते हैं। उसको बहुत क्रोध आया, गोपियों को बड़ा दुख हुआ, राम को सर्दी लग रही है, आदि। ठीक है, इस तरीके से हम को का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों कारक देखे हैं, और इनको ध्यान से पढ़ना। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई एक बार वापस बता दें।